गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके +2 क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन शुरू करने जा रहे हैं। तो इस लेसन में आपको बताया जाएगा कि भाई सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जैसा कि लेसन का नाम है। इस वैकल्पिक के आपको हर बार की तरह मैं आज भी आपको लेसन के नाम से ही स्टार्टिंग करना चाहूँगा। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब है कि जब एक सरकार होती है और उसके विकल्प में आपको दूसरी सरकार हो या फिर किसी भी कार्य के लिए आपके पास एक कार्य करने का ऑप्शन है, और अगर वो कार्य आप करना नहीं चाहो तो दूसरा कार्य भी कर सकते हो, तो वो आपके पास हो जाता है विकल्प। तो ऐसे ही इस लेसन में भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में बताया गया है कि सत्ता के दूसरे कौन कौन से केंद्र हैं, कौन कौन से देश सत्ता के केंद्र के रूप में उभर के सामने आ रही है। तो आज शुरुआत करते हैं। पहला है कि यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ है क्या? एक संगठन है। काफ़ी देशों ने मिलकर एक अपना संगठन बना लिया कि भाई हम इसमें एक साथ रहेंगे, सारा जो व्यापार है वो भी एक साथ करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। इस तरीके से इन्होंने बताया। तो अब इनका थोड़ा सा वो बता दिया जाता है कि जैसे यूरोपीय संघ के जो एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अब बनकर उभर रहा है, इसकी स्थापना शुरुआत कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1992 को maastricht संधि के हस्ताक्षर द्वारा। ये एक जगह का नाम है maastricht, वहाँ पर हस्ताक्षर वगैरह किए गए थे इनके एक साथ, और तब ये संगठन प्रारंभ किया था यूरोप में। यूरोप के उस टाइम इसमें 12 देश शामिल हुए थे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे इसमें जुड़ते गए, ऐसे बढ़ते हुए देश अंत में हो गए थे 28 देश की संख्या हो गई थी। और 28 के बाद 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन इससे अलग हो गया कि भाई मैं यूरोपीय संगठन में शामिल नहीं रहूँगा। अब इसकी संख्या 28 में से एक ब्रिटेन को अगर घटा दिया जाए तो 27 संख्या वर्तमान में है यूरोपियन संघ की। अब ये यूरोपियन संघ है इस संख्या, इस चीज़ में क्या क्या इन्होंने अलग किया? इन्होंने अपना राष्ट्रीय गान अलग बना रखा है, अपनी संसद अलग बना रखी है, अपना एक ध्वज अलग बना रखा है, यहाँ तक कि इन्होंने न्यायालय है, जो बैंक वगैरह है वो भी अपने अलग, जैसे विश्व बैंक होता है उसी तरीके से इन्होंने एक यूरोपीय निवेश बैंक बना रखा है। एक जो ये जितने भी देश हैं, मान लीजिए 27 देश हैं, इनका अगर कोई आपसी मुकदमा कोई होता है तो वो जो इनका न्यायालय बनाया हुआ है उस न्यायालय में उसकी सुनवाई वगैरह होती है और वहाँ पर ये फैसले वगैरह करते हैं। तो ये आपका था कि भाई इस तरीके से ये कहने का मतलब कि बहुत अधिक संख्या में देश जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से ये एक जो अमेरिका के वर्चस्व के जो पहले बात बताई थी कि वर्चस्व की क्या होता है, तो पूरे विश्व पर अमेरिका का दबदबा था, लेकिन इस तरीके के जो संगठन उभरते हुए सामने आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका के वर्चस्व में भी कह सकते हो कि बाधा के रूप में हैं। अब एक हो जाता है कि भाई वैसे भी अगर बता दूं मैं आपको, तो वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कौन रहा था? एक जिक्र किया था मैंने यूरोपीय संघ का, यूरोपीय संगठन कह लो या यूरोपीय संघ कह लो। एक ये आसियान है और एक दूसरा कह सकते हो कि भारत का नाम लिया जा सकता है कि जो अमेरिका के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। कारण ये दोनों तो काफ़ी संख्या में हैं, इसमें 27 देश है, इसमें 10 देश हैं। और भारत ने क्या किया है कि भारत ने धर्मनिरपेक्षता अपनाया, या कह सकते हो कि गुटबाजी से बिल्कुल अलग होकर गुट निरपेक्षता जो अपनाई थी, उस आधार पर काफ़ी देशों ने ना तो उस संगठन में ज्वाइन किया ना उस संगठन में, और वो एक गुट निरपेक्ष में शामिल हो गए कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। अब आ जाता है दूसरा, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें एक पॉइंट रह भी गया, वो बताता हूँ अभी मैं, कि जैसे आर्थिक प्रभाव है विश्व पर, यूरोप संघ के प्रभाव किस किस आधार पर इन्होंने किए हैं कि भाई किस किस आधार पर ये प्रभाव जमाते हैं। आर्थिक प्रभाव आप समझ सकते हो कि जब 27 देश एक साथ किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, मान लीजिए वहाँ आर्थिक प्रभाव डालते हैं या राजनीति में जुड़कर वो किसी दूसरे देश को प्रभावित करते हैं, तो उस तरीके से वो पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव जमाने में कामयाब होते हैं। तथा जो सैन्य क्षमता है
सैन्य क्षमता भी कह सकते हो कि जब एक देश के पास मान लीजिए 10 से 12 परमाणु बम हैं और इन सभी देशों के पास अगर एक के पास 8 से 10 परमाणु बम भी हैं और 27 देशों के पास अगर दो दो भी हो जाते हैं तो कह सकते हो कि डबल संख्या में हो जाएगा। और ये लगभग कह सकते हो कि अगर एग्जाम्पल लेके चलो दो का तो भी 54 परमाणु बम हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर इनका लगभग कुछ देश ब्रिटेन और फ्रांस के ही दोनों लगभग जो दोनों इसी के सदस्य थे, ब्रिटेन तो अब हट चुका है, इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इसी के सदस्य थे, उन दोनों के मिलाकर लगभग 550 परमाणु बम इन दोनों के पास ही थे। और रही बात दूसरी कि दोनों ही संयुक्त राष्ट्र संघ के दोनों स्थायी सदस्य थे। तो इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए यूरोपियन संघ एक बहुत मजबूत संघ सामने आता है उभर कर, तो ये हर क्षेत्र में दूसरे देशों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं दूसरे की, आसियान संगठन की। आसियान संगठन क्या है, इस तरीके का क्या है, इनका लगभग किसी दूसरे के प्रति कोई नहीं है कि भाई आक्रमण करना या किसी तरह, ये सिर्फ सांस्कृतिक हैं, सामाजिक हैं, उन चीज़ों को सहयोग करना है, आपसी अपने देशों को सहयोग करके उनको विकसित करना है। इस तरीके से जब आ जाता है कि भाई आसियान का, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया का थोड़ा एक क्षेत्रीय संगठन है जिनकी स्थापना एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों में आपसी सहयोगी से बैंकॉक घोषणा के आधार पर हुई थी, बैंकॉक स्थान पर, ठीक है, वहाँ पर हुई, हस्ताक्षर किए। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। और उस टाइम इसमें कितने सदस्य थे? उस टाइम इसमें थे 5 सदस्य। वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में इसके हैं टोटल 10 सदस्य, 10 हैं, जबकि इसके 10 के अतिरिक्त 8 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इनकी सदस्यता नहीं ले रखी है लेकिन इनका समर्थन करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अब ये आ जाता है कि भाई आसियान संगठन की रचना, अब तो मैंने बताया कि भाई इसकी इतने सदस्य थे, इस तिथि को इसकी स्थापना की गई। इसका जो मुख्यालय है वो कह सकते हो कि जकार्ता में है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। अब आ जाता है कि भाई इसके उद्देश्य क्या हैं आसियान संगठन के। ये आसियान संगठन के जो सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि प्रशासनिक जो सहयोग की स्थापना करना था, किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करना नहीं था। सदस्य देशों के बीच व्यापार में वृद्धि करना, जैसे कि मैंने पहले उसमें यूरोपीय संघ बताया था कि भाई बिना टैक्स के या उस तरीके से एक दूसरे पर टैक्स न लगाकर बिना वीज़ा वगैरह के एक दूसरे देश में कैसे भी जा सकते हो, सामान आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना तथा सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास करना कि अगर किसी देश के ऊपर जो सदस्य है आसियान का, उसके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो फिर सभी देश उसके साथ देंगे और दूसरे का मुकाबला करेंगे। अब इसके कुछ और भी हैं, जैसे भाई कार्य वगैरह क्या है, बाज़ार को प्रोत्साहित करना, साझा बाज़ार, एक मिलकर मुक्त व्यापार की स्थापना करना, इस तरीके से एक कह सकते हो सिमिलरिटी के आधार पर दोनों लगभग संगठन सेम हैं, संख्या के आधार हैं, बस यहाँ तक कि ये थोड़े से अलग हैं और इसमें संख्या ज़्यादा है, इसमें कम है। इन्होंने अपने सभी संसद वगैरह जो आयोग वगैरह है वो सब कुछ अपना बना रखा है, इसका अभी इतना नहीं है, लेकिन ये उभरते समय में कह सकते हो कि ये भी एक बहुत बड़ा संगठन सामने आ सकता है। अब आ जाता है कि चीन द्वारा किए गए आर्थिक सुधार, कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कौन कौन से आर्थिक सुधार किए थे, उसमें क्या क्या किए गए, कब शुरुआत हुई, तो वो चीज़ बताते हैं। चाइना ने सन 1949 में चाइना में क्रांति हुई थी, जिस क्रांति को नाम दिया जाता है साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति की स्थापना हुई। क्रांति के बाद चीन के लिए बहुत सी नीतियों को लागू किया गया, नई नीतियाँ लागू की जाएं। नीतियों का परिणाम है कि इन सभी बाकी देशों के अपेक्षा चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत और कह सकते हो इतनी बड़ी सामने उभर कर सामने आई है। ये सारे इन जो नीतियाँ बनाई गई थी उसके आधार पर है। अब नीतियाँ क्या क्या बनाई गई थी, जैसे कि मैंने सन मेंशन की हुई है। सन 1972 में क्या किया था कि चीन ने अमेरिका के साथ अपने संबंध स्थापित किए, जिससे चीन का पश्चिमी देशों में भी व्यापार का रास्ता खुल गया, कह सकते हो कि वहाँ पर भी व्यापार करने का मौका मिला। ऐसे ही 1973 में
चीन को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने विकास के परंपरागत तरीकों को छोड़कर जो एक रूढ़िवादी प्रथा थी, कह सकते हो कि विकास के रूढ़िवादी तरीकों को अपना रखा था, उनको छोड़कर और नई तरीकों को अपनाया तथा नई तकनीक को अपनाया, जिससे भी उनके आर्थिक विकास हुआ तथा अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। इसी आगे क्रम में बढ़ते हुए 1978 में उन्होंने चीन के आर्थिक सुधारों की घोषणा करते हुए खुले द्वार की नीति का अपनाया और इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशी पूंजी निवेश में बहुत। खुले द्वार की नीति क्या होता है कि भाई बिना रोक टोक के एक दूसरे देश में व्यापार कर सकते हैं। ये कब अपनाया उन्होंने? 1978 में, कि भाई हम एक दूसरे देश में खुले व्यापार की नीति करके निवेश कर सकते हैं। अब वो दूसरे देश चाइना में अपना निवेश कर सकते हैं तथा चाइना वाले किसी दूसरे देश में भी निवेश कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे उन्होंने किया था कि भाई 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्यता ली, जिस कारण भी चीन ने बहुत अधिक, कह सकते हो कि लाभ कमाया, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन जो पूरे विश्व में व्यापार की अनुमति देता है तथा उस पर सहयोग करता है। इस क्षेत्र में चाइना ने बहुत सदस्यता हासिल करने के बाद बहुत अधिक लाभ कमाया और इसी में आगे एक बच गया। ये 1982 में क्या हुआ कि चाइना ने अपने जो एग्रीकल्चर होते हैं, कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण कर दिया, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक आर्थिक विकास हुआ। निजीकरण करने के कारण उसमें लोगों ने अधिक मेहनत करनी शुरुआत कर दी और अधिक पैदावार उत्पन्न होने लग गई, जिससे भी कह सकते हो कि उसका कृषि क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। तो इस तरीके से ये चाइना के जो थे कि भाई अपने किस तरीके से उन्होंने विकास किया, ये पॉइंट आज क्लियर किए। नेक्स्ट पॉइंट आपके अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।